हम सब खबरों में सुनते रहते हैं कि देश की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है या फिर अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो गई है। पर इन बड़ी बड़ी बातों का असल में मतलब क्या होता है, ये सब किस आधार पर कहा जाता है? चलिए आज इन्हीं नंबर्स की कहानी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो जब कोई कहता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो वो असल में क्या माप रहे होते हैं? क्या देश में ज्यादा सामान बन रहा है या लोग ज्यादा कमा रहे हैं? यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है, और इसका जवाब हमें कुछ खास आर्थिक पैमानों में मिलता है। तो आगे हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम जीडीपी को समझेंगे, फिर उसकी तुलना जीएनपी से करेंगे। इसके बाद नॉमिनल और रियल जीडीपी का फर्क जानेंगे, फिर पीपीपी के जरिए देशों की तुलना करना सीखेंगे, और आखिर में ये समझेंगे कि भाई ये सारे आंकड़े हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी और सबसे ज्यादा सुने जाने वाले पैमाने से, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी। तो आखिर ये जीडीपी है क्या? इसे ना किसी देश की आर्थिक सेहत का थर्मोमीटर समझिए। मतलब एक तय समय में, जैसे कि एक साल में, देश की सीमाओं के अंदर जितने भी अंतिम सामान और सेवाएं बनी, उनकी कुल कीमत ही जीडीपी है। सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। अब देखिए, जीडीपी को सही सही नापने के कुछ नियम हैं। पहला, ये एक खास समय के लिए होता है, जैसे एक तिमाही या एक साल। दूसरा, इसमें सिर्फ अंतिम प्रोडक्ट्स गिने जाते हैं। मतलब अगर एक कार बनी तो बस कार की कीमत गिनी जाएगी, उसके टायर या स्टील की अलग से नहीं। तीसरा, उत्पादन देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर होना चाहिए। और आखिरी बात ये कि अगर कोई विदेशी कंपनी भी हमारे देश के अंदर कुछ बना रही है तो वो भी हमारी जीडीपी में ही जुड़ेगा। ठीक है, जीडीपी तो समझ आ गया, पर हो सकता है आपने इसके एक और मिलते जुलते भाई जीएनपी के बारे में भी सुना हो। चलिए अब इन दोनों के बीच का फर्क समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ सबसे बड़ा फर्क है कहाँ और कौन का। जीडीपी का पूरा फोकस जगह पर होता है, यानी उत्पादन देश के अंदर होना चाहिए, करने वाला कोई भी हो। वहीं जीएनपी का फोकस नागरिकता पर होता है, यानी उत्पादन देश के नागरिक और कंपनियां कर रही हों, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। एक में लोकेशन जरूरी है, दूसरे में नेशनल। और ये दोनों आपस में जुड़े हुए कैसे हैं? इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है। जीएनपी निकालने के लिए देश के जीडीपी में वो पैसा जोड़ दिया जाता है जो देश के लोगों ने विदेश से कमाया, और वो पैसा घटा दिया जाता है जो विदेशियों ने हमारे देश में कमाया। इससे हमें ये पता चलता है कि देश के नागरिकों की कुल कमाई कितनी है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि कई जानकार मानते हैं कि जीएनपी किसी देश के आर्थिक उत्पादन की क्वालिटी को ज्यादा बेहतर तरीके से दिखाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका सीधा संबंध देश के अपने नागरिकों की असली कमाई से होता है। अब कहानी में एक और मजेदार मोड़ आता है। जरा सोचिए, अगर देश में सामान उतना ही बने पर हर चीज की कीमत दोगुनी हो जाए, तो क्या जीडीपी भी दोगुना हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। और यही एक समस्या है। इसी महंगाई के असर को समझने के लिए हमें जीडीपी को दो अलग अलग तरीकों से देखना पड़ता है। और यहीं आते हैं नॉमिनल और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर की कीमतों पर निकाला जाता है, इसलिए महंगाई की वजह से ये ज्यादा दिख सकता है और कभी-कभी धोखा भी दे सकता है। लेकिन रियल जीडीपी एक जासूस की तरह काम करता है। ये किसी पुराने बेस ईयर की स्थिर कीमतों का इस्तेमाल करता है, जिससे हमें उत्पादन में हुई असली बढ़ोतरी की साफ सुथरी तस्वीर मिलती है। ये स्रोत से मिली मूल तालिका है जो दिखाती है कि असल में ये गणना कैसे की जाती है। अब आइए इसी को एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। इस टेबल को ध्यान से देखिए। मान लीजिए 2011 में 20 पेंसिलें बनी और हर एक की कीमत थी 5, तो जीडीपी हुआ 100। अब 2022 में उत्पादन घटकर सिर्फ 15 पेंसिल रह गया, पर महंगाई के कारण कीमत बढ़कर 10 हो गई। अब नॉमिनल जीडीपी तो 150 दिखेगा, जिससे लगेगा कि अरे वाह, तरक्की हो गई। लेकिन जब हम रियल जीडीपी को 2011 की 5 वाली कीमत से निकालते हैं तो वो आता है सिर्फ 75। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है कि असल में उत्पादन तो घटा है। यही रियल जीडीपी की असली ताकत है। चलिए अब आखिरी चुनौती पर आते हैं। एक देश की अर्थव्यवस्था को सही तरीके से मापना तो सीख लिया, पर दो अलग अलग देशों की तुलना कैसे करें? सिर्फ करेंसी को डॉलर में बदल देने से काम नहीं चलता, क्योंकि $1 से अमेरिका में जो सामान खरीदा जा सकता है, भारत में उससे कहीं ज्यादा खरीदा जा सकता है। तो सही तुलना कैसे हो? यहीं पर काम आता है पीपीपी। पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी,
हिंदी में कहें तो क्रय शक्ति समता। ये एक तरह का जादुई एक्सचेंज रेट है जो ये बताता है कि अलग अलग देशों में लोगों की असल खरीदने की ताकत कितनी है। इसका मकसद है दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना एक समान पैमाने पर करना, ताकि सेब की तुलना सेब से हो, संतरे से नहीं। इसका तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। मान लीजिए रोजमर्रा के सामान की एक टोकरी बनाई जाती है जिसमें ब्रेड, दूध, चावल, अंडे जैसी कुछ चीजें हों। फिर ये देखा जाता है कि यही टोकरी भारत में कितने रुपए की मिलती है और अमेरिका में कितने डॉलर की। इसी से दोनों देशों की करेंसी की असली खरीद शक्ति का पता चलता है और फिर इसी पीपीपी रेट के हिसाब से जीडीपी की तुलना की जाती है। और ये सिर्फ कोई किताबी थ्योरी नहीं है। जब इस तरीके का इस्तेमाल होता है तो दुनिया की आर्थिक रैंकिंग में काफी बड़े बदलाव आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर परचेजिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी के हिसाब से भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इससे पता चलता है कि नजरिया बदलने से नतीजे कैसे बदल सकते हैं। तो हमने जीडीपी, जीएनपी, रियल नॉमिनल और पीपीपी जैसे कई मुश्किल लगने वाले शब्द समझ लिए, पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इन नंबरों से हमें और आपको क्या फर्क पड़ता है, आखिर ये क्यों मायने रखते हैं। देखिए, ये आंकड़े किसी देश के डैशबोर्ड की तरह होते हैं। सरकारें इन्हीं को देखकर आर्थिक नीतियां बनाती हैं। ये अर्थव्यवस्था की एक तरह से हेल्थ रिपोर्ट है जिसे देखकर निवेशक फैसले लेते हैं। इन्हीं से हम दूसरे देशों से अपनी सही तुलना कर पाते हैं और भविष्य के लिए योजनाएं बना सकते हैं। लेकिन चलते चलते एक बहुत जरूरी बात याद रखना अहम है। जैसा कि कहा जाता है, जीडीपी सब कुछ मापता है सिवाय उन चीजों के जो जीवन को असल में जीने लायक बनाती हैं। ये आंकड़े बहुत शक्तिशाली हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर ये पूरी कहानी कभी नहीं बताते। ये खुशी नहीं मापते, पर्यावरण की सेहत या समाज में बराबरी को नहीं मापते। इसलिए ये समझना जरूरी है कि ये नंबर क्या बताते हैं, और उससे भी ज्यादा जरूरी ये समझना है कि ये क्या नहीं बताते।